अल्टीमेटली ट्रू होंगी, और जिस गैस पर ये बातें ट्रू होंगी उसको हम आइडियल गैस बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये इमेजिन करेंगे कि मॉलिक्यूल्स आर मच स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द कंटेनर। द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Intermolecular separation is much greater than size of molecule. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी वो हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो व्हाट वील डू इज वील नेग्लेक्ट, ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ है सब कुछ, वहां से अपने स्कूल के एग्जाम के लिए मेमोराइज करना हो तो वहां से कर लेना। मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ यहाँ ताकि थोड़ा सा टाइम वाइज ये एफिशिएंट हो जाए। तो नेग्लेक्ट, वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम नेग्लिजिबल लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं उसी ऑर्डर में चल रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन ज्यादा है इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी तो वो जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की वो काइनेटिक होगी, किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी हमें नहीं लेनी पड़ेगी। एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज ओनली काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से गैस की टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगर हम गैस की टोटल एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू kinetic energy of first molecule, kinetic energy of second molecule, kinetic energy of third molecule, and so on, kinetic energy of nth molecule। सारी kinetic energies का सम करेंगे अगर, तो गैस की टोटल एनर्जी आ जाएगी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज का सम करके गैस की टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। और क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन ए रैंडम मैनर ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैंडम मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट प्रेफरिंग एनी डायरेक्शन। इसको हर तरह से अपने माइंड में विजुलाइज कर लो कि मॉलिक्यूल्स किसी डायरेक्शन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या है? लार्ज स्केल पर जैसे बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो लार्ज स्केल पर इसका मतलब हो जाएगा, इसका क्या इंप्लीकेशन हो जाएगा मैथमेटिकली लार्ज स्केल पर? रैंडमनेस का। देयर इज रैंडमनेस इन मोशन। तो रैंडमनेस से एक नया कंक्लूजन निकलेगा। रैंडमनेस मींस कि अगर हमने सारे मॉलिक्यूल्स के एक्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके सम किया तो वही आएगा जो वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर होगा, और वही आएगा जो जेड कंपोनेंट्स का स्क्वायर होगा। देखो, समझ रहे हो उसका मतलब क्या है? मतलब एक मॉलिक्यूल है और उसकी वेलोसिटी है c1 सपोज, और उसकी वेलोसिटी के ये कंपोनेंट्स हैं c1x i कैप, c2x, ओ सॉरी क्या कर दिया ये, c1y j कैप, c1z k कैप, और दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है सपोज c2। इस तरह से सबकी अलग अलग वेलोसिटीज हैं। अगर इसकी वेलोसिटी है c3, वैसे वेलोसिटी तो अगर x कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम करें और y कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम करें और z कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम करें और एक सम ज्यादा आ जाए कोई तीनों में से, तो उसका तो मतलब हो जाएगा कि मॉलिक्यूल x एक्सिस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर y कंपोनेंट्स का स्क्वायर ज्यादा आ गया तो मॉलिक्यूल y एक्सिस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो रैंडमनेस तो खराब हो जाएगी। तो रैंडम मोशन का ये मतलब होगा। और अगर हम इसको n से डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन कंटेनर। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर। हमें तो ऑडियो ठीक आ रहा है ना?
हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो एवरेज आ रही है सी एक्स स्क्वायर की, इस एवरेज को स्टैटिस्टिक्स में लिखने का ये तरीका होता है, ये तरीका होता है, ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो ऊपर बार लगाने से क्या होता है, ऊपर बार लगाने से एवरेज आ जाती है। तो ये जो एवरेज इक्वल आई है, एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर्स की एवरेज, वाई कंपोनेंट के स्क्वायर्स की एवरेज, जेड कंपोनेंट के स्क्वायर्स की एवरेज, ये जो इक्वल आई है, इस इक्वल आने से ही ये क्लियर हुआ कि ये कहाँ से आई है, ये रैंडम मोशन से आई है। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये भी होगा कि अगर आप खाली एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर दोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0, और खाली वाई कंपोनेंट्स का समेशन कर दोगे, जेड कंपोनेंट का समेशन कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंपोनेंट्स होंगे, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंपोनेंट्स होंगे। अगर जेड एक्सिस वर्टिकल है आपका, तो जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना चाहते हैं उतने मॉलिक्यूल्स नीचे भी जाना चाहते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ रैंडमनेस। रैंडम का मतलब होता है कि आपने एक कॉइन टॉस किया, आप कहते हो कि रैंडम आउटकम आएगा, इसका रैंडम रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब हेड्स आने के चांसेस उतने ही होने चाहिए जितने टेल्स आने के चांसेस। अगर अपवर्ड कंपोनेंट्स का सम ज्यादा हो गया और डाउनवर्ड कंपोनेंट्स का सम कम हो गया तो नेट समेशन पॉजिटिव हो जाएगा जेड कंपोनेंट्स का, तो फिर रैंडमनेस खराब हो जाएगी, क्योंकि ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन को प्रेफरेंस दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब तो रैंडमनेस तो नहीं हुई। रैंडमनेस का मतलब है इक्वल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ऑल डायरेक्शंस, इक्वल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ऑल डायरेक्शंस। जितना प्रेफरेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मिलेगा उतना नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी मिलेगा। तो जितने सी एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज होंगे उतने ही सी एक्स के नेगेटिव वैल्यूज होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को काउंट करेंगे तो सारे एक्स कंपोनेंट्स का सम 0 हो जाना चाहिए, सारे वाई कंपोनेंट्स का सम 0 हो जाना चाहिए। और इसका ये मतलब भी है कि सारी वेलोसिटीज का वेक्टर सम, सारी वेलोसिटीज का वेक्टर सम क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और इसका मतलब है कि जो एवरेज वेलोसिटी है सी एवरेज, वो 0 वेक्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, ये मतलब हो जाएगा इसका। क्योंकि सारे एक्स कंपोनेंट का सम 0 है, सारे वाई कंपोनेंट का सम 0 है, सारे जेड कंपोनेंट का सम 0 है। क्यों सम 0 है, क्योंकि जितने पॉजिटिव वाई कंपोनेंट उतने नेगेटिव वाई कंपोनेंट होने चाहिए। प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए ना पॉजिटिव वाई एक्सिस को, कोई पॉजिटिव जेड एक्सिस को भी प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए ना, नेगेटिव जेड एक्सिस को भी उतनी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए इक्वल। तो ये सब चीजें आती जा रही हैं, जैसे एक ये आ गया, नंबर 2 ये आ गया, ठीक है। तो रैंडम मोशन का अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि जो कोलिजन्स हैं, कोलिजन्स विद अदर मॉलिक्यूल्स and container walls, with other molecules and container walls are elastic, that is no loss in kinetic energy at all in any collision, no loss in kinetic energy। सोचो अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने लग जाए, तो हर कोलिजन में थोड़ा थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने लग जाए, किसी में थोड़ा किसी में ज्यादा, तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद कम हो जाएगी, और 5 मिनट बाद और कम हो जाएगी, और 5 मिनट बाद और कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तो कोलिजन तो होते ही रहेंगे मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि हर कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा तो आधे 1 घंटे बाद तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी गैस की। और काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, मॉलिक्यूलर मोशन खत्म हो गया, सारे मॉलिक्यूल्स नीचे बैठ गए फ्लोर पर, तो गैस का तो लिक्विड बन गया। फिर तो ये मतलब हो जाएगा कि गैस को छोड़ दो 2-4 घंटे के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे नीचे जाके। तो ये तो नहीं होता है, गैस तो गैस ही रहती है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है हम बैठे रहे अगर 4-5 घंटे एक कमरे में तो ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, सारी ऑक्सीजन जमीन पे लेट गई, ऐसा तो नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी खत्म तो नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर मोशन तो होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। तो यही ठीक लग रहा है कि कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, सारे कोलिजन क्या होने चाहिए, इलास्टिक होने चाहिए। तो रैंडम मोशन से, इलास्टिक कोलिजन से, इससे क्या एक और कंक्लूजन निकलेगा कि मॉलिक्यूलर जो डेंसिटी होगी गैस की, जो गैस की डेंसिटी होगी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी बोलो या खाली डेंसिटी बोलो, गैस की डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए इन द कंटेनर। कंटेनर के हर कॉर्नर में, हर छोटे छोटे स्पेस में इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलना चाहिए, मॉलिक्यूलर डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि ऑक्सीजन की डेंसिटी, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में ऑक्सीजन की डेंसिटी फ्लोर के बाद तो बहुत स्ट्रांग हो गई और ऊपर हाइट पर कम हो गई,
तो जो लंबे लोग हैं 6 फुट वाले लोग, उनको तो ऑक्सीजन कम मिलनी चाहिए, और जो लोग नीचे बैठे हुए हैं जमीन पे लेटे हुए हैं उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए फिर तो। या डेंसिटी ऊपर ज्यादा हो गई तो ऊपर जाना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए रूम में। ऐसा तो नहीं होता, जितनी ऑक्सीजन हमें खड़े होकर फील होती है उतनी बैठ के फील होती है, उतनी एक कॉर्नर में जाके फील होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल की डेंसिटी पूरे गैस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये सब होता मोशन से ही है। मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ वेरी फास्ट मोशन, वेरी फास्ट मोशन। कितना फास्ट होते होंगे मॉलिक्यूल्स? अभी कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में कि मॉलिक्यूल्स कितने फास्ट होते होंगे, बताओ कितने फास्ट होते होंगे। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे ना, तुमने फॉर्मूले भी सुने हैं, √3 RT/m होता है, CRMS का केमिस्ट्री में किए होंगे ना फॉर्मूले। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी हमने बोला जीरो होती है, एवरेज स्पीड तो जीरो नहीं होती, क्योंकि स्पीड में तो मैग्नीट्यूड्स का सम करोगे तो उसमें तो नेगेटिव टर्म आएंगी नहीं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 8 RT/πm, ऐसे करके होता है कुछ। तो वो वैल्यूज निकाल के देखना जरा कितनी आती हैं, अभी देखते हैं थोड़ी देर में निकाल के, तभी बात करेंगे। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मॉडल कहते हैं इसको, हम कहते हैं वी आर सेटिंग अप ए मॉडल विच इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम इस assumptions के अंडर हम सारी काम करेंगे, और हम जिस गैस को इमेजिन करेंगे ये assumptions को फॉलो करती है उसको आइडियल गैस कहेंगे, क्योंकि रियलिटी में गैसेस इन सारे assumptions को फॉलो नहीं करती, थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है, तो वो रियल गैस कहलाएगी जो फॉलो नहीं करती। तो हम आइडियल गैस पर करेंगे, फिजिक्स में तो हम आइडियल गैस ही हमारे सिलेबस में है। एक इंपॉर्टेंट वेलोसिटी पहले आएगी, तो उससे पहले एक काम करते हैं। तो इस कंटेनर में अगर हम थोड़ी सी कोलिजन्स वगैरह की एनालिसिस करके देखें कि मॉलिक्यूल्स कोलिजन कराते करते हैं, वॉल से हिट करके ऐसे रिबाउंड होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स पर एक फोर्स लगता है जो वॉल लगाती है, और मॉलिक्यूल जो वॉल पर फोर्स लगाएगा, बाय मॉलिक्यूल ऑन वॉल, वो अवे फ्रॉम द वॉल होगा, ऐसे होगा वो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोलिजन्स तो सब जगह हो रहे हैं, सब जगह कोलिजन्स हो रहे हैं, तो सब जगह कोलिजन में वॉल पर मॉलिक्यूल फोर्सेस लगा रहे हैं, ये मतलब हो गया। फिर तो यहाँ भी तो कोलिजन हो रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल हिट करके इधर आ रहा होगा तो वो फोर्स लगाएगा। हर जगह कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे, तो सब जगह कंटेनर पर फोर्स लग रहा है। तो उस फोर्स को यूनिट एरिया पर अगर कैलकुलेट करें, मॉलिक्यूल्स hit walls and apply forces and apply force during collisions. This force measured on a unit area is what we call gas pressure. तो गैस प्रेशर क्यों लगाती है? अगर एक गिलास पानी कमरे में रख दें तो वो एक गिलास पानी तो दीवारों पर फोर्स नहीं लगाएगा। कोई सॉलिड बॉडी रख दें तो वो तो वॉल पर फोर्स नहीं लगाएगी, तो जहां टच करेगी वही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। तो लेकिन गैस कंटेनर के वॉल्स पर फोर्स लगाती है प्रेशर की वजह से। तो गैस का जो प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 m0n अपॉन v CRM², एक फॉर्मूला ये है। मैं इसमें सिंबल्स को क्लियर कर रहा हूँ। m0 क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो समझ सकते हो ना गैस का मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है। अगर ऑक्सीजन गैस है तो 32 ग्राम नहीं होगा ये। अगर ऑक्सीजन गैस है तो 32 ग्राम तो एक मोल का मास होता है। तो और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6 × 10⁻23। तो ऑक्सीजन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर ऑक्सीजन m0 विल बी इक्वल टू 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23। एग्जांपल लेके बताया। तो ये मॉलिक्यूल का मास है, मोल का मास नहीं है। n क्या होगा? n होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आवर कंटेनर विच वी आर कंसिडरिंग। ठीक है। और CRMS क्या होगा? देखो CRMS क्या होगा? RMS में पता होगा, रूट मीन स्क्वायर। मतलब पहले तो स्क्वायर्स करो वेलोसिटीज के और फिर उनका मीन निकालो। ये क्या हो गया अभी बताओ क्या है? स्क्वायर्स का मीन है ना ये, और फिर रूट लो, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन आज नहीं करा रहा हूं, कभी कर लेंगे इसका डेरिवेशन, थोड़ा आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि देखेंगे कभी करते हैं बाद में। अभी ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, और जैसे ही ये फॉर्मूला तुम याद करोगे
तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि m नॉट इंटू एन क्या हो गया, ये m नॉट इंटू एन क्या हो गया, ये तो एक मॉलिक्यूल का मास है, वन मॉलिक्यूल का, और ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल के मास को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास ऑफ द गैस इन कंटेनर नहीं आ गया, तो फिर ये क्या आ गया, तो ये आ गया स्मॉल m, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टोटल मास ऑफ गैस इन द बॉक्स। जो बॉक्स हमारे पास है, जो कंटेनर हमारे पास है, उसमें जो गैस का टोटल मास है वो हो गया। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो गया, ये तो गैस की डेंसिटी हो गई। तो डेंसिटी की डेफिनेशन बनी रखी है यहाँ पे, ये क्या बना बैठा है यहाँ पे, तो गैस डेंसिटी की डेफिनेशन बनी हुई है, ऊपर मास है, टोटल मास, ऊपर तो टोटल मास है, और नीचे क्या है, नीचे टोटल वॉल्यूम है। तो मास अपन वॉल्यूम क्या हो गया, तो डेंसिटी हो गई। तो फिर इसका मतलब प्रेशर का एक और फार्मूला आ गया, 1/3 रो CRM²। वही फार्मूला, ये नहीं कहना चाहिए एक और फार्मूला आ गया, उसी फार्मूले का एक और फॉर्म आ गया, इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास क्या फार्मूले होते हैं, ये भी केमिस्ट्री में तुमने सुने हैं। We know that the pressure, volume and temperature of a gas are related by this equation. सब फेमिलियर होगा तुम्हारे लिए, इसको पता होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। इसी इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म भी होता है, PM इक्वल टू रो RT। ये उसी इक्वेशन का दूसरा फॉर्म है। इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स को क्या डाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स को इसमें हमने डाल दिया मास अपॉन मोलर मास, दैट इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये डाल दिया। ये पता है सबको, ग्राम्स को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। 10 ग्राम ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, 10/32, स्टोइचियोमेट्री सब किया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स को ये डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, सबको मालूम है, कर सकते हो। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं CRMS का एक नया फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। एक फार्मूला तो CRMS का पहले बनेगा √3p/ρ, ये बनेगा यहाँ से, डायरेक्टली यहाँ से बनेगा ये, देख लो यहाँ से बन रहा है डायरेक्टली 3p/ρ। अब इस गैस इक्वेशन से मैं p/ρ की वैल्यू डालूंगा, क्या वैल्यू डालूंगा p/ρ की, बताओ p/ρ की वैल्यू क्या होगी, p/ρ की वैल्यू होगी RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और फिर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा। अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, वेयर k इज R अपॉन n0, n0 इज एवोगाड्रो नंबर, n0 एवोगाड्रो नंबर का सिंबल ले रहा हूँ, जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इस सबसे थोड़ा थोड़ा तुम फेमिलियर हो मेरे ख्याल से। इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल के को, स्मॉल के को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो CRMS के देखो ये सब एक्सप्रेशंस आ गए हैं, CRMS के 3 एक्सप्रेशंस आ गए हैं, तीनों कहीं ना कहीं काम आते हैं, इसलिए तीनों को याद करना है, तीनों एक्सप्रेशंस को, ठीक है। थोड़ा यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं आगे चलने से पहले। अब ये जो इक्वेशन होती है, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, यूनिट्स, ये जो इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन में केमिस्ट्री में जो यूनिट्स लेते हैं बहुत बार, तो केमिस्ट्री में इसको लेते हैं एटमॉस्फेयर में, और इसको लेते हैं लीटर्स में, और टेम्परेचर तो केल्विन में होता ही है, और n तो होता है मोल। तो फिर R की वैल्यू क्या ली जाती है, R की वैल्यू ली जाती है 0.082, और इसके पीछे यूनिट होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट होती है, तुमने किया हुआ है, ठीक है। आप फिजिक्स का देखो, फिजिक्स में हम ये नहीं लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे,
फीस में हम लेंगे प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, एन तो मोल ही रहेगा, उसका मोल एक यूनिट है, उसका सिंबल होता है MOL, टेम्परेचर केल्विन में ही रहेगा, तो आर की वैल्यू क्या रहेगी 8.31। अब देख लो आराम से कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, देखो जरा जल्दी से बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की यूनिट जूल्स हो जाएगी, तो ये मोल उसके नीचे जाएगा, केल्विन उसके नीचे जाएगा, तो 8.31 के पीछे यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट MOL ही लिखना इसको, यहाँ यूनिट में स्टैंडर्ड सिंबल है MOL मोल का। तो कॉन्स्टेंट्स के पीछे भी यूनिट होती है, उसको यूनिट को भी याद करना पड़ता है, ठीक से याद करना उसको। तो ये हम फिजिक्स में लेंगे, जो व्हाइट पेन से लिखा हुआ है हम ये यूज करेंगे, ऊपर केमिस्ट्री का है जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिट का क्लियर हुआ, तो यूनिट क्लियर होने के बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए कि CRMS का जो फॉर्मूला है उसमें क्या यूनिट्स लेनी है। जैसे CRMS की वैल्यू अगर आप ये वाली लेते हो 3p/ρ, तो इसमें देखो यूनिट्स में क्या करोगे आप, प्रेशर को लोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, डेंसिटी को आप लोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो क्या बनेगा ये बताओ, न्यूटन क्या होता है, F=ma से बताओ, F=ma से न्यूटन होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन होता है। इसके आगे मीटर⁻² आया और नीचे किलोग्राम मीटर⁻³ आया, ये सब कैलकुलेशन करके देखा करो, बताओ क्या होगा, सिंप्लीफाई करो। न्यूटन को क्या डाल दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन से, न्यूटन फोर्स की यूनिट है ना, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल दिया, तो क्या हुआ, केजी कैंसिल हो गया, और देखो क्या हुआ, एक मीटर⁻² कैंसिल हो गया, ये मीटर⁻³ ऊपर आया, तो ये समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये रूट में हुआ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो फाइनली क्या आया, मीटर पर सेकंड आया, ठीक आया है। यूनिट्स को कंफर्म करके देखो कि वेलोसिटी की यूनिट आनी चाहिए, CRMS मीटर पर सेकंड में आएगा, यहाँ से CRMS किस में आएगा, यहाँ से मीटर पर सेकंड में आएगा, देख लिया। आगे चले, दूसरा फॉर्मूला 3RT/m, जब इसको यूज करेंगे तो क्या चीज कैसी यूनिट में डालेंगे, ध्यान से देख लो एक बार, इसको डालेंगे गैस कांस्टेंट को डालेंगे किस यूनिट में, जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर किस में डालेंगे, केल्विन में, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास, नीचे मोलर मोलर वेट है, उसकी यूनिट डालेंगे किलोग्राम पर मोल। अब ये देखो, फॉर ऑक्सीजन कैपिटल M को डालेंगे 0.032 किलोग्राम पर मोल। व्हाट डज दिस मीन, इट मींस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन will have a weight equal to 0.032 kg, will have a mass 32 ग्राम, सोचते हो ना मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का, तो 32 ग्राम में होता है वो, यहाँ ग्राम में नहीं डालना है, यहाँ किलोग्राम में डालना है, तो 32 ग्राम का क्या हो जाएगा, 0.032 हो जाएगा। और ये मोलर मास इसको कहते हैं, मोलिकुलर वेट भी कहते हो कॉमन लैंग्वेज में, इसके पीछे यूनिट जो होती है वो ग्राम नहीं होती है, जब आप ऑक्सीजन का लिखते हो ना 32 ग्राम, तो गलत लिखते हो आप, आपको लिखना चाहिए ग्राम पर मोल, ये यूनिट होती है उसकी, तो इसलिए डिनोमिनेटर में यूनिट है किलोग्राम पर मोल। तो अब मुझे सिंप्लीफाई करके बताओ क्या बन जाएगा, बताओ, यूनिट का पूरा कॉन्फिडेंस कर लो आज, केल्विन⁻⁻1 और केल्विन कैंसिल हो गया, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो गया, तो अभी स्क्वायर रूट में आ गया जूल पर केजी। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से बताओ जूल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से अगर बताओगे तो जूल होता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में जूल होता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो मास किलोग्राम है, वेलोसिटी मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होके फिर आया मीटर पर सेकंड, ठीक आया ये भी, तो हम यूनिट्स का पूरा हिसाब किताब बिठा रहे हैं, सारा ठीक आता है, ठीक है। और अब देखो CRMS की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम CRMS की वैल्यू निकालते हैं और इसको डालते हैं 8.31, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर को 27 डिग्री डाल देता हूँ, 300 केल्विन डाल दिया इसको, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट एयर का क्या होगा, अब देखो 28 ग्राम, तो 28 तो नाइट्रोजन का होता है, एयर में ज्यादातर नाइट्रोजन है, थोड़ी सी ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डाल देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली ये डाल देता हूँ,
ठीक है, तो ऐसा करूंगा अगर तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 900 इंटू 8, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा 0.03, तो अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगा ये, हिसाब लगाओ क्या बनेगा ये, 2 जीरो और आएंगे, 10⁴ हो जाएगा, 24 इंटू 10⁴ हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा फिर, 25 कर दो उसको, तो 25 कर दो, 25 का रूट 5, 10⁻√ का 100, 500 मीटर पर सेकंड आया, और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो अगर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा ये 500 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 सेकंड का कैसे कन्वर्जन होगा, मीटर को तो किलोमीटर में कर दिया, 1 सेकंड इक्वल टू हाउ मच आवर्स, तो कन्वर्ट करके देखो 1/3600 आवर्स, तो किलोमीटर पर आवर में अगर आप कन्वर्जन करोगे तो CRMS की जो वैल्यू है, तो ऊपर 4 जीरो ये हो जाएंगे, एक वो था -3 था, तो 1 जीरो रह जाएगा, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 कितना होगा 180 होगा, तो 180 के बाद 1 जीरो और रह जाएगा, 1800 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, देखो ये अब आइडिया लगाओ कि कितनी हाई वेलोसिटी से हमारे आसपास मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, 1800 किलोमीटर पर आवर, सोच सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो क्या आया है, 1800 किलोमीटर पर आ रहा है देख लेना कैलकुलेशन एक बार, मैंने कुछ गलत ना कर दिया हो, अभी जो मैंने किया उससे तो 1800 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, एयर का मॉलिक्यूलर वेट उन्होंने एवरेज 30 ग्राम्स ले लिया है, इतनी ज्यादा फास्ट मोशन से, सोचो एक कार 100 किलोमीटर पर आवर से जाती है, आपको हिट करती है तो आप जमीन पे गिर जाते हो, 100 किलोमीटर पर आवर की कार आपको हिट करेगी तो क्या होगा बॉडी का, सोचो। अब ये 1800 किलोमीटर पर आवर का मॉलिक्यूल है, ये 1800 किलोमीटर पर आवर का मॉलिक्यूल मेरे सिर पे टकरा रहे हैं आके फटाफट, तुम्हारे सिर पे मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं इतनी ज्यादा स्पीड से, रूम में बैठे हो आराम से, क्या हो रहा है, क्यों नहीं कुछ हो रहा तुम्हें, क्योंकि जो इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट में जो इम्पल्स लगेगी उसमें मास भी आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा, मोमेंटम बहुत कम है मॉलिक्यूल का, वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड है, मोमेंटम बताओ एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, जब मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ का फैक्टर आके लग जाएगा, तो मोमेंटम बहुत कम होगा, मोमेंटम बहुत ही कम होगा, मोमेंटम कम होगा तो मोमेंटम चेंज बहुत कम होगा कोलिजन में, इसलिए हमारे सिर पे मॉलिक्यूल टकरा के जाता है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि इम्पल्स नेग्लिजिबल है, इम्पल्स नेग्लिजिबल है क्योंकि मास बहुत कम है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में आता है मास, ठीक है। तो ये यूनिट्स वगैरह के बारे में कुछ बातें हो गई हैं, CRMS के बारे में कुछ बात हो गई है, ठीक है। तो ये अभी तक जो चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में भी किया होगा, समझ में आ रहा होगा सबको, आगे चलता हूँ मैं। गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, क्या आएगी, ट्रांसलेशन मोशन एज्यूम करके if a gas molecule is in pure translation, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, ½m0c1², ½mv² फॉर्मूला लगेगा, पार्टिकल मान लो या प्योर ट्रांसलेशन मान लो तो भी फॉर्मूला आधा ही होता है ना, ½mvcm² होता है, ½ICω² तो छोड़ दिया हमने, तो ये अगर काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी समेशन, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल डिवाइडेड बाय n, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालने जाएंगे तो पहले मॉलिक्यूल की, दूसरे मॉलिक्यूल की, तीसरे की, ऐसे करते करते किसकी, nth मॉलिक्यूल की, और टोटल का एवरेज, तो ये एवरेज अगर निकालेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो ½ m0 के साथ जो बच गया वो बड़ा फेमिलियर क्वांटिटी आ गई, क्या आ गया, ½ m0 कॉमन लेंगे तो बताओ, नोट करो आराम से, देखो क्या आता है, देखा क्या आया, CRMS का स्क्वायर आ गया,
अब जाके पता चला क्या इंपॉर्टेंस है सीआरएमएस की, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है सीआरएमएस, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी में यही आती है, सीआरएमएस का स्क्वायर आ जाता है। और अब मैं सीआरएमएस की अगर वैल्यू डालूंगा तो क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कोई कह सकता है इसको, मीन काइनेटिक एनर्जी कोई कह सकता है इसको, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी कोई कह सकता है इसको। वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। अब मैं यहाँ पर सीआरएमएस स्क्वायर की वैल्यू डालने वाला हूँ, और कौन सी वैल्यू डालने वाला हूँ, जो मुझे सूट करेगी वो उठाऊंगा यहाँ से, मुझे ये वैल्यू सूट करेगी इस टाइम, ये वैल्यू डाल रहा हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसमें एम नॉट है, इसमें एम नॉट है ना, तो इसलिए ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ। तो जरा डाल के देखते हैं क्या होता है। तो ये वैल्यू थी 3kT बाय एम नॉट सीआरएमएस स्क्वायर की। तो यहाँ से देखो एम नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 3/2kT आ जाएगा। तो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज लें अगर, तो 3/2kT आ जाता है। क्या आ जाता है, 3/2kT। तो इस टाइम, इस जगह पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली है इस टाइम। क्या इंपॉर्टेंट चीज पता चली है, उसको नोट करते हैं। implies temperature of a gas, temperature of a gas gives us an idea about molecular motion, an idea about molecular motion। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जितना ज्यादा गर्म गैस होगी उतना ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स फास्ट ट्रेवलिंग होंगे, जितना ज्यादा हॉट होगी गैस उतने ज्यादा फास्ट ट्रेवलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना ठंडी गैस होगी उतने स्लो ट्रेवलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मैथमेटिकली हमारे सामने आ गया। ये हम जानते हैं कि गैस को ठंडा करते जाओ, गैस को ठंडा करते जाओ, ठंडा करते जाओ, मॉलिक्यूल स्लो होते जाएंगे, और ठंडा करो और स्लो हो जाएंगे, और जब इतने स्लो हो जाएंगे तो पास पास भी आ जाएंगे, और ठंडा करो और स्लो हो जाएंगे, जब इतने पास पास आ जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, और ठंडा करो और पास आएंगे। तो ऐसा करते करते जब पास पास आ जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, मोशन खत्म होने को आ जाएगा, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सब जानते हैं, केमिस्ट्री में सुना है, गैस को ठंडा करते जाओ तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है गैस ठंडा करने से। वो सब समझ में आता है हमें, लेकिन हमें मैथमेटिकली आया ये बहुत अच्छे से कि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर गैस का। ये वैसे सीआरएमएस के फॉर्मूले में आ गया था, सीआरएमएस वाज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो वहीं पता चल गया था जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने ज्यादा सीआरएमएस, मतलब उतनी ज्यादा C1 C2 C3 C4। तो जब मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगा तो मतलब गैस ज्यादा टेम्परेचर पर है, मॉलिक्यूलर मोशन कम होगा तो गैस लो टेम्परेचर पर है। अगर समहाउ गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम हो गई तो गैस ठंडी हो गई, इसका मतलब समहाउ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ गई तो गैस गर्म हो गई, इसका मतलब। तो ये सब हमें क्या मिला है, हमें एक तरह से माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन मिला है टेम्परेचर का। बाहर बाहर से हमें समझ आता है टेम्परेचर का मतलब ज्यादा गर्म चीज, टेम्परेचर लो मतलब ठंडी चीज, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये हो रहा है कि ज्यादा गर्म चीज मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर मोशन, ठंडी चीज मतलब स्लो मॉलिक्यूलर मोशन, वीक मॉलिक्यूलर मोशन। लेकिन एक बात है, इसमें हमने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया है। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ये क्या है, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की, मीन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है 3/2kT। ये करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर सिर्फ C लिया है, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं, CX, CY और CZ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्केलर वेरिएबल्स, हाउ मेनी रियल नंबर्स, स्केलर का मतलब रियल नंबर्स होता है, आर नीडेड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल।
एक गैस मॉलिक्यूल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए? तो ये कोई गैस वैस की बात तो है नहीं, ये तो पुरानी बात है यार। हमें पता है कि जब एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है, मॉलिक्यूल को एक रिजिड बॉडी मान लो, तो उसका एक वीसीएम होता है, एक ओमेगा होता है, जिससे वो डिस्क्राइब होती है। तो वीसीएम भी इन जनरल वेक्टर होगा तो 3 कंपोनेंट होंगे, और ओमेगा भी इन जनरल वेक्टर होगा तो 3 कंपोनेंट होंगे। अगर 3 डायमेंशनल रोटेशन देख के चले तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी स्पिन कर सकता है मॉलिक्यूल, वाई के अबाउट भी कर सकता है, जेड के अबाउट भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसकी डेफिनेशन में ही यही होता है, मैं वही लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन में। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ scalars required to describe the motion of a gas molecule. Describe the motion of a gas molecule. ठीक है, तो इसमें पहली चीज आएगी मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल कंटेन्स वन एटम ओनली। मोनोटॉमिक गैस मींस मॉलिक्यूल हैज वन एटम ओनली। ये कौन सी गैस है जिसका मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है? तो बेसिकली ये तो नोबल गैसेस हो गई, इनका जो बॉन्ड नहीं बनाते किसी से, तो ये तो नोबल गैसेस हो गई। तो ये तो वही हो गया, हीलियम, नियॉन एटसेट्रा, नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में जो साइज होता है, साइज इज नेग्लिजिबल, हेंस it is treated as a point mass, not a rigid body but a point mass, a particle. तो एक पॉइंट मास का अपना स्पिन तो हो ही नहीं सकता। पॉइंट मास का implies monatomic gas molecule. Monatomic gas molecule cannot be imagined as having spin, has no spin, has no omega. It means only one velocity vector, एक ही वेलोसिटी वेक्टर होगा इसका, सिर्फ c, नो ओमेगा, कोई ओमेगा नहीं होगा इसका। तो फिर इसके कितने कंपोनेंट होंगे c के? 3 होंगे। So these are the 3 scalars needed to describe motion. बस इन 3 वेलोसिटीज से इसका मोशन डिस्क्राइब हो जाएगा। So we say that monatomic gas has 3 degrees of freedom. Has 3 degrees of freedom. ये बात याद कर लो, ये हो गया। मोनोटॉमिक गैस हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उसमें ओमेगा रोटेशन तो होता नहीं है मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में, सिंगल एटम होता है। एटम का साइज हम नेग्लिजिबल लेंगे, तो एटम को स्पिन नहीं करा सकते हम। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें, तो मैं एक और तरह से समझा रहा हूँ कि अगर एटम को पॉइंट मास मान रहे हो आप, अगर आप उसको पॉइंट मास मान रहे हो तो उसको स्फीयर की तरह इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप पॉइंट मास को स्फीयर की तरह इमेजिन करते हो तो वो स्पिन करते हुए दिखता है आपको, लेकिन स्फीयर की सरफेस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे फिर, तो फिर अकेला पॉइंट मास कैसे हुआ? वो एक पॉइंट के सरफेस पर मल्टीपल पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? पॉइंट तो हमने बोला स्मॉलेस्ट चीज। So point mass should not be imagined as a sphere. It should be imagined as a sphere of zero radius either, or as a only point. So we cannot imagine a spinning point. अगर आपको स्पिनिंग पॉइंट इमेजिन हो रहा है तो आप पॉइंट नहीं मान रहे हो, आप स्फीयर मान रहे हो। फिर उसको, उसका रेडियस हो गया, फिर कुछ रेडियस हो गया तो साइज हो गया, फिर पॉइंट कहाँ हुआ? तो इसलिए स्पिन इमेजिन नहीं हो सकता इसमें। अब आ जाते हैं डायटोमिक गैस पर। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में कैसे सोचेंगे? तो डायटोमिक गैस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चलो मैं अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसमें 2 एटम्स होंगे H H, और उनके बीच में एक बॉन्ड होगा, तो हम इसको पॉइंट मास नहीं मान सकते।
क्योंकि जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है वो एटम के साइज से काफी ज्यादा होता है, सो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पॉइंट, इसको एक रिजिड बॉडी मानना पड़ेगा। इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसलिए इसमें एक VCM वेक्टर होगा और इसमें एक ओमेगा वेक्टर होगा। VCM के 3 कंपोनेंट होंगे, CX, CY, CZ। ओमेगा के भी 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। अगर मैं कहता हूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और तीसरा ये जेड एक्सिस है, स्पिन अबाउट एक्स एक्सिस कैसे इमेजिन करोगे बताओ? एक्स एक्सिस के अबाउट स्पिन मतलब एटम को तो पॉइंट मानना है, ऐसे सोचना पड़ेगा। अब हमें ऐसे सोचना पड़ेगा, दिस इज ए पॉइंट, this is also a point, they have a finite separation but they are both points, so can we imagine spin like this, can we imagine spin like this? सोचो, अगर इस एक्सिस के अबाउट स्पिन इमेजिन करेंगे तो फिर तो पॉइंट स्पिन करता हुआ दिख जाएगा, फिर तो वही एरर हो जाएगा, फिर तो सेम एरर हो जाएगा। अगर हम इसका रेडियस r ले लेते हैं, अगर हम इसका रेडियस r ले लेते हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ट्वाइस ऑफ 2/5 mr² होगा, लेकिन ये तो नेग्लिजिबल होना चाहिए एज रेडियस इज नेग्लिजिबल फॉर एटम। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पिन अबाउट एक्स एक्सिस इज नॉट पॉसिबल, स्पिन अबाउट एक्स एक्सिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। देखो इसको, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही तो सारा मास है उसका, सारा पॉइंट की तरह दो पॉइंट बैठे हुए हैं एक्स एक्सिस पर, उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते स्पिन को, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक क्वांटिटी कम हो गई यहाँ पर, इसका मतलब ये 2 वेरिएबल्स काफी है, तो ये हुआ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब 2 वेरिएबल्स ओमेगा से क्रिएट हुए और 3 वेरिएबल्स यहां से क्रिएट हुए, बाकी दोनों ओमेगा हम इमेजिन कर सकते हैं। देखो बाकी दोनों ओमेगा हम इमेजिन कर सकते हैं, देख लेते हैं इसको। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा सोचोगे तो ये इमेजिन हो सकता है, ये इमेजिन हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन है, इनके बीच में सेपरेशन है। सपोज ये एल और एल सेपरेशन है, सो दिस सेपरेशन इज नॉट नेग्लिजिबल, so this moment of inertia is not negligible. About y axis the moment of inertia is not negligible, so we do have omega about y axis and z axis but not about x axis। ये x y z नामों पर मत जाना, उसको तुम z बोल दोगे तो उल्टा हो जाएगा। about an axis passing through atoms, एटम्स के थ्रू जो एक्सिस पास करता है उस एक्सिस के अबाउट स्पिन इमेजिन नहीं हो सकता, उस एक्सिस के अबाउट स्पिन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने एटम्स को पॉइंट माना है। इसका मतलब देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन एंड देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और रोटेशन के लिए 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और इन टोटल क्या हो गया, टोटल 3 + 2 दैट इज 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आराम से लिख लो उसको नेक्स्ट पेज पे। ये 3 किसके लिए हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, और ये 2 किसके लिए हैं, रोटेशनल मोशन के लिए। तो ऐसे डायटोमिक गैस की 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी और पॉलीटोमिक गैसेज आगे जो होंगी उनके लिए 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर लेते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है,
linear molecules like CO2 will also have, हालांकि ये ट्राइटोमिक है, 3 एटम्स हैं इसमें, but it will also have 2 degrees of freedom for rotation. क्योंकि उसके सारे एटम्स एक ही एक्सिस पर आ जाते हैं, फिर वही चीज हो जाएगी कि अगर यहाँ C है और यहाँ O है और यहाँ O है, तो फिर ये हो जाएगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट कोई स्पिन नहीं होगा, ओमेगा एक्सिस में फिर खत्म हो जाएगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी रोटेशन की, ट्रांसलेशन की 3 होंगी, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सुनने में अजीब सा वर्ड लगता है, घबराना मत उससे, सब नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन, ठीक है। फॉर नॉन लीनियर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आगे चलते, तो ये हुआ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। मोनोटॉमिक गैस के लिए 2 और डायटोमिक गैस के लिए 5, याद कर लो उसको अभी से। मोनोटॉमिक गैस के लिए 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक गैस के लिए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फिर से लिख देता हूं, मोनोटॉमिक गैस 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक गैस 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या था मोनोटॉमिक गैस का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी थी 3/2 kT, ये थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो उसको पहले, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स का फिजिक्स में, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें मार्क्स आते हैं, इसमें मार्क्स आते हैं। रोटेशन इस हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत बार नहीं भी आते हैं और टाइम इतना लगता है। ये कम क्लासेस में होगा रोटेशन के कंपैरिजन में, और काफी स्कोरिंग चैप्टर होगा ये। कोई इसमें कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन जैसी कोई चीज नहीं होती, इसमें सब समझ में आ जाता है। ये दोनों ऐसे ही चैप्टर चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो अब एक प्रिंसिपल है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इससे पता ही चल रहा है नाम से, इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल है एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली पार्टीशनड या इक्वली डिवाइडेड या इक्वली पार्टीशनड among all degrees of freedom, among all degrees of freedom। ये रैंडम मोशन से ही आ रहा है भाई, रैंडमनेस है, रैंडमनेस है तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट को इक्वल वेटेज मिलनी चाहिए। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था 3/2 kT, ये जो था, तो इसकी जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीनों में। तो कितना कितना डिवाइड हो जाएगा तीनों में? हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT। इसका मतलब हमारे पास एक नई चीज हाथ में लग गई कि एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू हाफ kT। ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज हाथ में आ गई हमारे, इसको याद कर लेते हैं, काम आएगी ये। एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT, ये पता चल गया। तो अब डायटोमिक गैस का भी पता चल जाएगा। तो क्या हुआ अब ये, अब मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है
वो 3/2 kT है, ये पहले कर ही चुके हैं हम। 3/2 kT प्लस 0 है, ये ट्रांसलेशनल और ये रोटेशनल। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल वो क्या होगी? अब ट्रांसलेशनल पार्ट की तो यही होगी और रोटेशनल पार्ट की होगी 2/2 kT। ये किसके लिए हुआ? ट्रांसलेशनल पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए। ये किसके लिए हुआ? रोटेशनल पार्ट के लिए, रोटेशनल के लिए। तो टोटल क्या आया? टोटल आया 5/2 kT, 5/2 kT फॉर डायटोमिक और 3/2 kT फॉर मोनोटोमिक। बार बार लिख रहा हूँ कुछ चीजों को याद हो जाए ताकि तुम्हें क्लास में ही याद हो जाए। याद नहीं करोगे तो मरोगे, याद नहीं करोगे तो फंसोगे, बता रहा हूँ। याद करो, जल्दी से जल्दी याद करो चीजों को। समझ समझ के छोड़ दोगे, खत्म, जीरो। याद करो, मेमोराइज करो। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी, मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी 5/2 kT। एक मॉलिक्यूल की है ये, पर मॉलिक्यूल बेसिस पर है ये एनर्जी किसकी है? पर मॉलिक्यूल की है, ये ध्यान रखना। एवरेज लिखा हुआ है इसीलिए। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले हैं ये। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, एक मोल की निकालेंगे। एक मोल की क्या होगी? एक मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? n0। तो n0 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर मॉलिक्यूल को, क्योंकि n0 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और k होता है, और k होता है r/n0। जरा मल्टीप्लाई करके देखना, जहाँ k है वहां r आ जाएगा। 3/2 RT मोनोटॉमिक के लिए, 5/2 RT डायटोमिक के लिए। क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल नहीं है, अब ये पर मोल है। ये एक मोल की काइनेटिक एनर्जी है। फॉर्मूलों में कंफ्यूजन हो सकता है। ये क्या आ गया? ये पर मोल आ गया, ठीक है। और एक कर लेते हैं, टोटल एनर्जी इन द कंटेनर, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ए गिवन बॉक्स, in a given box having n moles, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द गिवन बॉक्स वो क्या हो जाएगी? n टाइम्स करने से हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ 1 मोल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 3/2 nRT मोनोटॉमिक के लिए और 5/2 nRT डायटोमिक के लिए। ये आ जाएगा। कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी in a given box, in a given sample of gas, क्या फॉर्मूला आ गया उसका? 3/2 nRT मोनोटॉमिक के लिए और 5/2 nRT डायटोमिक के लिए, 5/2 nRT। और एक काम करते हैं, अब इसको गैस इक्वेशन से कंबाइन करके 3/2 PV और 5/2 PV भी कर सकते हैं। ये भी कर लो, ये आ जाएगा टोटल एनर्जी इन बॉक्स। सब याद करना है, सब याद करना है। कब याद करना है? अभी करना है, इसी टाइम याद करना है, आगे नहीं जाना है, इसी टाइम याद करना है इसको। तो क्या हो रहा है देखो, KT आ रहा था, RT आ गया, फिर NRT आ गया। तो KT अगर आता है फॉर्मूलों में, ऐसे याद कर लो ना, अगर फॉर्मूलों में KT आता है तो पर मॉलिक्यूल, RT आता है तो पर मोल, NRT या PV आता है तो टोटल इन द बॉक्स। और जहां 3 आता है तो मोनोटॉमिक की एनर्जी है वो, जहां 5 आता है तो डायटोमिक की एनर्जी है। अभी याद करो, KT आता है तो एक मॉलिक्यूल की, RT आता है तो एक मोल की, और NRT या PV आता है तो पूरे बॉक्स के अंदर जितने भी कंटेंट है सबकी काइनेटिक एनर्जी।
और 3 आता है फार्मूले में तो मोनोटॉमिक, 5 आता है तो डायटोमिक। अभी के अभी सारा याद करना है क्योंकि मल्टीपल फार्मूले नहीं है, एक एक थ्रेड चल रहा है सब में, कॉमन थ्रेड, एकदम इजीली याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, नोट किया? किसी एक बॉक्स में n मोल्स हो और टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी हो तो 3/2 nRT, मोनोटॉमिक गैस है तो। डायटोमिक है तो 5/2 nRT। टेम्परेचर गिवन होगा तो nRT वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम गिवन होगा तो पीवी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जूल्स में आंसर आएगा। प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लोगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लोगे, न्यूटन इंटू मीटर जूल्स बन जाएगा। ठीक है, हो गया ये? ठीक है, आगे चलें। एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स तो हो गया ये। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, ये तो कर लिया। कुछ एग्जांपल्स करते हैं अब 1 घंटा कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो चैप्टर का एक पार्ट आज खत्म हो जाएगा। बाकी 3 पार्ट हैं चैप्टर के, थोड़े बड़े बड़ा पार्ट, मेन मेजर जो क्लास है वो नेक्स्ट वाली होगी। आज तो हम केमिस्ट्री वाला ही रिवाइज करवा रहे हैं। देखो कैसे करोगे इसको, इमेजिन करो क्या प्रॉब्लम है। मॉड्यूल सबके पास है? मॉड्यूल से अभी मैं बताता हूँ क्या क्या करना है आज। A vessel A with a capacity of volume V1 equal to 3 liter contains a gas at a pressure P1. And a vessel B has a capacity 4 liter volume gas at 1 atmosphere. Temperature is this and this. What will be the pressure if they are connected by a tube? तो एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इसमें वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1, प्रेशर है P1, P2, V2, T2 इनिशियल। ठीक है, तो अगर इनको हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? क्या कर रहे हैं अब? इनको अब एक ट्यूब से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर दिया दोनों को। सेम गैस है दोनों में, मतलब दोनों में ऑक्सीजन है, या तो दोनों में नाइट्रोजन है, या दोनों में जो भी सेम है दोनों में। तो इनको कनेक्ट करने से एक सिंगल यूनिट बन जाएगी ये। तो सिंगल यूनिट का टेम्परेचर सपोज फाइनली T हो जाएगा। इंटरमिक्सिंग हो जाएगी ना मॉलिक्यूल्स की गैस की, प्रेशर फाइनली P हो जाएगा। जहां ज्यादा प्रेशर होगा वहां से निकल के गैस लो प्रेशर में जाएगी। जब तक प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो जाएगा तब तक गैस मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते रहेंगे और फाइनल टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, फाइनल प्रेशर चेंज हो जाएगा। बाहर से हम कोई एनर्जी हीट वगैरह नहीं दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये ऑब्वियस है कि हमने सिर्फ इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन में डाल दिया है, एक रास्ता दे दिया है इधर से उधर मॉलिक्यूल्स के जाने का। तो हाई प्रेशर चैम्बर से लो प्रेशर चैम्बर में जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो फाइनल प्रेशर दोनों साइड्स पर क्या हो जाएगा? P। फाइनल टेम्परेचर दोनों साइड्स पर क्या हो जाएगा? T। और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा गैस का? अब एक सिंगल यूनिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे ना, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, ऐसे हो जाएगा। तो नो एनर्जी लॉस इज देयर, नो एनर्जी लॉस और गेन इज देयर। कोई हीट नहीं दी है, कोई एनर्जी निकाली नहीं है, कोई एनर्जी दी नहीं गई है। इसका मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। एक ही क्वेश्चन इससे बनेगी। 2 कंटेनर में मॉलिक्यूल्स थे गैस के, दोनों को कनेक्ट करके मिक्स कर दिया, फाइनल प्रेशर निकालना है। तो पहले एनर्जी को इक्वेट करते हैं, ठीक है? तो क्या होगी इनिशियल एनर्जी? इनिशियल एनर्जी होगी, अब ये पता नहीं हुआ कि गैस मोनोटॉमिक है डायटोमिक है, तो अज्यूम कर लेते हैं कुछ। ऐसा करते हैं, एनर्जी का जो फॉर्मूला था
उसमें ऐसा करते हैं, अगर गैस मोनोटॉमिक होगी तो x इक्वल टू 3 होगा, और अगर गैस डायटोमिक होगी तो x इक्वल टू 5 होगा। और मैं एनर्जी का फार्मूला x/2 nRT ले लेता हूँ। लेट अस टेक एनर्जी एज x/2 nRT। अगर मोनोटॉमिक होगी तो 3/2 nRT हो जाएगा, डायटोमिक होगी तो 5/2 nRT हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 n1RT1 प्लस 3/2 n2RT2। अगर मोनोटॉमिक होगी तो ये होगा, देखो। और अगर डायटोमिक होगी तो क्या होगा, डायटोमिक होगी तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जनरल रखते हैं, x रख देते हैं यहाँ पर, और फाइनल टोटल एनर्जी क्या होगी, फाइनल भी वही होगी फिर x/2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे फाइनल, n1 प्लस n2। फाइनल टेम्परेचर T हो जाएगा। अगर इसमें इनिशियली n1 मोल्स थे, इस कंटेनर में n2 मोल्स थे, तो फाइनल मोल्स क्या हो जाएंगे, आईडी तो हो जाएंगे मोल्स। तो इसमें देखो, अगर मोनोटॉमिक होगी तो दोनों जगह 3/2 3/2 होगा, तीनों जगह वो 3 कैंसिल ही होना है। डायटोमिक होगी तो 5/2 होगा, वो भी कैंसिल होना है। तो वो कैंसिल होके पता चल रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या आ रहा है, n1T1 प्लस n2T2 अपॉन n1 प्लस n2। ये फाइनल टेम्परेचर आ रहा है इसका। और इसके लिए हमें इनिशियल मोल्स की जरूरत पड़ेगी, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और इंडिविजुअल इनिशियल टेम्परेचर चाहिए। वैल्यूज डाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल के, ऐसा कर सकते हैं ना। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली सबको पता ही है ऐसे होता है, इक्वल टू n1RT1 और P2V2 इक्वल टू n2RT2। तो n1 n2 की वैल्यूज नहीं गिवन है, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब गिवन है। तो वहां से n1 n2 की वैल्यू निकाल के यहाँ डालोगे और टेम्परेचर निकाल लोगे। ठीक है, तो फाइनल आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगी, अगर आइडियल गैस इक्वेशन फाइनल कंटेनर पर लगाएंगे तो फाइनल कंटेनर में इसको सिंगल कंटेनर की तरह ट्रीट करो, दो मत मानो, अब सिंगल कंटेनर की तरह ट्रीट करो उसको, सिंगल बॉक्स की तरह ट्रीट करो उसको। तो इस बॉक्स में एक गैस है जिसका प्रेशर है P, जिसका वॉल्यूम है V1 प्लस V2, और इसमें मोल्स हैं N1 प्लस N2। ऐसे कर देंगे ना, तो ये फाइनल प्रेशर क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 इंटू RT अपॉन V1 प्लस V2। तो ये फाइनल प्रेशर निकल जाएगा, जब टेम्परेचर आ गया तो यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ से प्रेशर आ जाएगा, फाइंड T, और यहाँ से क्या हो गया देन फाइंड P। देखो, टेम्परेचर और प्रेशर फाइनली दोनों आ जाएंगे। ये सिचुएशन है जब गैसेस को मिक्स किया जाए, वी आर मिक्सिंग द गैसेस विदाउट चेंजिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तब ये रिजल्ट आएंगे। मिक्सिंग गैसेस विदाउट चेंजिंग टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आइडियल गैस इक्वेशन का फाइनल मिक्सचर पर अप्लाई किया तो ये था, इंडिविजुअल गैसेस पर जब अप्लाई कर रहे थे तो ये थी गैस इक्वेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये तो इजी है, ट्राई करो अपने आप इसको, जो 2 मिनट एक्सप्रेशन बनाओ, कैलकुलेशन बाद में कर लेना घर जाके। एक्सप्रेशन बनाओ, क्या बनेगा, एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, of molecules contained in 1 kg of nitrogen at a temperature of 7 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बॉक्स में 1 kg नाइट्रोजन है हमारे पास, बॉक्स कंटेन्स 1 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन
1 किलोग्राम नाइट्रोजन है और इसमें पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इन द बॉक्स। तो एक मॉलिक्यूल की पूछी है, पूरे बॉक्स की पूछी है, पहले ये सोचोगे। एक मॉलिक्यूल की पूछी है, कहीं लग रहा है क्वेश्चन से, आइडिया से? क्वेश्चन समझने की कोशिश करो ठीक से। एनर्जी ऑफ द रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन। तो एक मॉलिक्यूल की नहीं पूछी है, टोटल पूछी है। तो टोटल पूछी है तो क्या आएगा? एनआरटी आएगा। और मोनोटॉमिक गैस है या डायटोमिक गैस है? डायटोमिक गैस है तो 5/2 आएगा। ये टोटल एनर्जी है, टोटल नहीं पूछी है, रोटेशनल पार्ट पूछा है। रोटेशनल पार्ट पूछा है तो क्या आएगा? 2/2 एनआरटी आएगा फॉर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये आएगा। तो 2/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1000 ग्राम्स हो गए और 28 नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है, तो ये मोल्स हो गए। ये आर की वैल्यू हो गई और ये टेम्परेचर हो गया 280 केल्विन। यूनिट हमें पता है हमने क्या लिए हैं। ये तो मोल है, ये जूल पर मोल था, तो पर मोल से मोल कैंसिल हो गया होगा। यूनिट देख रहे हो ना, ये मोल है और ये क्या है? ये जूल पर मोल पर केल्विन है। जूल पर मोल पर केल्विन है और ये केल्विन है, ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो मोल से मोल कैंसिल होगा, कैसे के आएगा जूल्स में, साफ दिखाई दे रहा है। यूनिट का हिसाब किताब पूरा अपने कंट्रोल में रखो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रांसलेशनल पार्ट में 3/2 आता है, रोटेशनल पार्ट में 2/2 आता है डायटोमिक के लिए। मोनोटोमिक के लिए ट्रांसलेशन में 3/2 और रोटेशन में 0। तो मोनोटोमिक की एनर्जी 3/2 एनआरटी, डायटोमिक की 5/2 एनआरटी टोटल इन द बॉक्स। एक मॉलिक्यूल के लिए एनआरटी की जगह केटी आएगा, एक मॉलिक्यूल के लिए एनआरटी की जगह सिर्फ आरटी आएगा। साथ साथ याद करते चलो। ये देखो, अब यहाँ देखो फॉर्मूलों की क्लैरिटी है या नहीं, तुम्हें याद हुए या नहीं फॉर्मूले, यहाँ चेक हो जाएंगे। एन ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक हैज ए कैपेसिटी 0.05, गैस प्रेशर इज 100 एटमॉस्फेयर। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, सब कुछ है। कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी टोटल इन बॉक्स फॉर डायटोमिक, सारी चीजें नोट की। तो क्या फॉर्मूला होता है डायटोमिक का? 5/2। और टोटल के लिए क्या होता है? एनआरटी। तो क्या मोल्स गिवन है? नहीं, मोल्स तो गिवन नहीं है, तो फिर क्या आना चाहिए? पीवी के फॉर्म में करना चाहिए फिर हमें, बिकॉज मोल्स आर नॉट गिवन, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन टू अस। उससे करेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फॉर्मूला याद हुआ? फॉर्मूला याद कराने के लिए कर रहा हूँ ये सब बातें। तो क्या है? 100 एटमॉस्फेयर है, तो 100 इंटू क्या करें, यूनिट का कैसे करोगे? चलो पहले 100 एटमॉस्फेयर आने देते हैं। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 0.05 मीटर क्यूब है, तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो करना चाहिए ना, तभी तो ठीक होगा यूनिट का हिसाब। तो यूनिट का हिसाब क्या होता है, याद है ना? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कितना प्रेशर लगाता है? एच रो जी से निकाल लो, ये होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको अप्रोक्सीमेटली 10⁵ लेना अलाउड होता है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर को याद कर लो, हमेशा के लिए याद रखो इसको। एग्जैक्ट करोगे तो 1.013, अप्रोक्सीमेट करोगे तो खाली 10⁵। ठीक है, तो ये अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 5/2 इंटू कितना था? 100 एटमॉस्फेयर था ना, तो 100 इंटू 10⁵ कर दिया, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया प्रेशर। वॉल्यूम कितना है? 0.05 मीटर क्यूब। तो मेरा ये जूल्स बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब से करूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जूल्स में आ जाएगी। खत्म हो गया, टोटल तो आ गई ऐसे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? अपने आप कर लेना, देख लो, खाली कॉपी मत करो, मैं तो कह रहा हूँ अपने आप करना। क्यों कॉपी करते हो? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, 2 वर्ड पे ध्यान दो। एवरेज मतलब एक मॉलिक्यूल की निकालनी है। एवरेज का मतलब किसकी निकालनी है? पर मॉलिक्यूल की। तो मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? केटी वाला। देखते ही पकड़ो उसको, केटी का फॉर्मूला यूज होगा। और खाली ट्रांसलेशन की बात कर रहा है। गैस तो डायटोमिक है, लेकिन बात कर रहा है ट्रांसलेशन की, पूरी की बात नहीं कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल पर मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल में kT आता है और ट्रांसलेशन की बात करेगा तो खाली 3/2 kT आएगा। तो ये कंफ्यूज करने की कोशिश थी यहाँ पर, 5/2 ना कर दे कोई, तो ट्रांसलेशन वर्ड को ध्यान देना है। ठीक है, तो इससे कर लेना। टेम्परेचर गिवन है, इसको सीधा उसी से करना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू डालना, टेम्परेचर की वैल्यू डालना, कर लेना। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, अच्छा ये मैंने मुझे लग रहा है ए पार्ट में सी पार्ट का सोल्यूशन कर दिया, ये ठीक कर लेना भाई, ये तो गलत कर दिया, मैंने खुद नहीं देखा ट्रांसलेशन। ए पार्ट में मैंने सी पार्ट का सोल्यूशन कराया। 5/2 में टोटल होता है ना, वो टोटल एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन था, तो इसलिए ए पार्ट में 3/2 आएगा। टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल ट्रांसलेशन में फिर 3/2 पीवी होना चाहिए ना, 3/2 पीवी से आएगा। गलत कर दिया था वो, ठीक कर लो उसको। उसी पार्ट का हो गया, या फिर इसको 3 कर लो, नीचे ये पार्ट कर लेना, कैसे भी करो, ठीक करो उसको, गलत कर दिया था। ठीक है, ऐसे कर देते हैं ना, ऊपर पहले सी पार्ट करना कंफ्यूजिंग लगेगा, ऐसे कर लेते हैं। टोटल आएगा तो 5/2, ट्रांसलेशन पार्ट आएगा खाली तो 3/2। टोटल आएगा तो 5/2, ट्रांसलेशन पार्ट खाली लेना होगा तो 3/2। चलो एक पॉज ले लेते हैं। हाँ अमित, पूछ लो, लोगों से समझ में आ रहे हैं ये सब एग्जांपल्स? पिछले 2 एग्जांपल समझ में आए हैं सबको, क्या एनर्जी वाले फॉर्मूले? अमित पोल लेना जरा। ठीक है, आगे चलते हैं।
वेसल कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे पाया आया है ना, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इस तरह करना चाहिए, देखो 47, तो ये कितना हुआ 320 केल्विन हो गया ना, 47 का मतलब। Found that because of a leak, pressure drops to 5/8 of original value, P dash equal to 5/8 P। देखो एग्जाम में करने का तरीका, टेम्परेचर फॉल्स टू टेम्परेचर फाइनल कितना हो जाता है 27, मतलब 300 K। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल एंड मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज लीक्ड आउट। इंफॉर्मेशन सारा आ गया, पढ़ते गए लिखते गए, पढ़ते गए लिखते गए, ऐसे करना चाहिए एग्जाम में, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें। कुछ गैस लीक आउट हो गई है, ये कहना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ ए लीक, तो यहाँ से गैस क्या हो गया, लीक आउट हो गई है। लीक आउट हो गई है तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए होंगे, प्रेशर इसलिए गैस का चेंज हो गया है, लेकिन वॉल्यूम तो वही रहा कंटेनर का। हम इस कंटेनर की बात करेंगे तो इस कंटेनर में गैस पहले से ही अब यहाँ थी, कहीं ना कहीं से लीक हो गई है। क्या हो गया यहाँ पर, लीक हो गई। लीक होने से नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर उसकी वजह से चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बताया हुआ है, तो टेम्परेचर में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, कंटेनर वही है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आ गया, ये टेम्परेचर हो गया T डैश। ठीक है, तो पहले पुरानी आइडियल गैस इक्वेशन ये थी, नई आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, वो ये होगी, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, मास और मोल्स आर डिक्रीजिंग। तो पुरानी स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन और नई स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन लगा के अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा बताओ, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो P डैश बाय P इक्वल टू N डैश T डैश बाय NT ऐसे आ जाएगा। तो जो नया प्रेशर है वो सब गिवन है, प्रेशर का रेशियो गिवन है, कितना गिवन है 5/8 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5/8 इक्वल टू N डैश इंटू फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो कि 1/32 था, इनिशियल टेम्परेचर जो कि 320 था, तो यहाँ से हमारा N डैश की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी फिर 5/8 इंटू 1/32 इंटू 320 डिवाइड बाय 300। तो ये 320 देखो कन्वीनियंट दिया हुआ है, 10 टाइम्स हो गया यहाँ से, और ये 0 कैंसिल हुआ, तो 1/42 आ रहे हैं मोल्स। तो मास लीकिंग आउट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू N माइनस N डैश, तो 32 ग्राम्स इंटू 1/32 माइनस 1/48, तो ये ग्राम्स में आ गया जो मास लीक आउट करेगा, वो यहाँ पर। तो सिंपल है, जब ये सब हो गया तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम भी आ ही जाएगा फिर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आ गया ना। ठीक है, तो करना है इसको। इनिशियल प्रेशर भी गिवन था, वो तो यूज ही नहीं हुआ ना, अभी वॉल्यूम निकालने के लिए यूज होगा वो इनिशियल प्रेशर, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इनिशियल प्रेशर यूज हो जाएगा ना, वॉल्यूम निकालने के लिए ऐसे हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर गिवन है वो यूज हो जाएगा, तो 1/32 इंटू 8.31 ये इनिशियल टेम्परेचर था, और इनिशियल प्रेशर गिवन था कितना था 10 एटमॉस्फेयर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जरूर कर लेना उसको। ठीक है, हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर को लेते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेते हैं। ये सब केमिस्ट्री में किए होंगे इस तरह के न्यूमेरिकल, मेरे ख्याल से सब सिंपल है, कर लोगे इसको। कंटेनर का साइज सेम रहा ना, कंटेनर में जो गैस थी हम तो उसके ऊपर इक्वेशन लगा रहे हैं, तो कंटेनर में जो गैस थी उस पर इक्वेशन लगा रहे हैं, तो कंटेनर का साइज वही रहा, तो कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होता है, इसलिए वॉल्यूम सेम रहा। ये है ना मेन बात इस क्वेश्चन में कि वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है,
ये देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में नहीं किया हुआ, इसको करते हैं आराम से। ठीक है, तो बने रहना, अभी जल्दी मत करना, अभी तो आधे घंटे में कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, जरा ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A thin tube sealed at both ends, बनाना शुरू करा, जैसे ये क्वेश्चन आया देखो, ये हैबिट डालो, घर में प्रैक्टिस ऐसे किया करो। थिन ट्यूब सील्ड एट बोथ एंड्स, तो ये ट्यूब है, दोनों तरफ से बंद है ट्यूब, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, जैसे लिखा हुआ 100 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा, डायग्राम पे इन्फॉर्मेशन को लेके आओ। हमारा एम है क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े, हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है। मिडल 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर हुआ ना, कंटेनिंग मर्करी। इसके मिडल में, इसके बिल्कुल मिडल में 10 सेंटीमीटर यहाँ मर्करी पड़ा हुआ है। एक मर्करी का कॉलम, मर्करी लिक्विड का छोटा सा पोर्शन पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों साइड्स पे कितनी कितनी लेंथ हो जाएगी, टोटल 100 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर बीच में मर्करी ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो दोनों तरफ कितनी हो गई, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर हो गई दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है। अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एयर का प्रेशर है P0 और यहाँ एयर का प्रेशर है P0, और वो P0 की वैल्यू क्या दी हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। आगे चलते हैं, अब इस ट्यूब को क्या कर दिया, अब इस ट्यूब को वर्टिकल कर दिया है। क्या कर दिया है ट्यूब को, वर्टिकल कर दिया है। ठीक है, वर्टिकल ट्यूब बना लो। अब एक वर्टिकल करने से क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी मर्करी कॉलम विल गो डाउन। जैसे इसको वर्टिकल करेंगे, अभी क्या हो रहा था, अब तो ग्रेविटी का जो फोर्स है mg का, वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रहा होगा ना, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रहा होगा। वर्टिकल करने से क्या होगा, वो थोड़ा नीचे जाएगा, जो मर्करी है वो थोड़ा नीचे जाएगा इससे। मर्करी शिफ्ट्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी मर्करी नीचे जाएगा, इसलिए अपर चैम्बर में प्रेशर डिक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा, और लोअर चैम्बर में कंप्रेशन होगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा लोअर चैम्बर में। अपर चैम्बर हैज expansion of air, so pressure drops। इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये मान के क्वेश्चन करना है। वो सबको पता होगा कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो फिर गैस इक्वेशन की राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो गई, तो P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, बॉयल्स लॉ भी कहते हैं इसको। तो अपर चैम्बर में प्रेशर कम हो जाएगा और लोअर चैम्बर में कंप्रेशन हो जाएगा गैस का। लोअर चैम्बर नाउ हैज compressed gas, compression of gas, so pressure rises। पहले दोनों साइड पे सब कुछ इक्वल था, तो लोअर चैम्बर में P2 ले लिया प्रेशर, अपर चैम्बर में P1 ले लिया। ठीक है, तो अपर सपोज ये शिफ्ट हो जाता है बाय डिस्टेंस x, एज्यूम कर लेते हैं कि मर्करी कॉलम डिस्टेंस x से शिफ्ट हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल थी ट्यूब पहले, तो दोनों तरफ 45 सेंटीमीटर एयर ऑक्यूपाई कर रही थी। जैसे ही वर्टिकल किया तो मर्करी कॉलम ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आया,
जब वो नीचे आया तो नीचे कंप्रेशन हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो एक पॉइंट पर आकर उसके वेट को बैलेंस कर दिया प्रेशर डिफरेंस ने। तो ऊपर से जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, ऊपर से जो फोर्स लग रहा होगा वो तो P1 इंटू एरिया होगा, और नीचे से जो फोर्स लग रहा होगा वो P2 इंटू एरिया होगा। कौन बैलेंस कर रहा है? इन दोनों को मिला के लोअर चैम्बर का फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो उस हिसाब से तो ये इक्वेशन आ जानी चाहिए, ये इक्वेशन आ जानी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, इसमें क्या होगा, हमें मास डालना पड़ेगा इसका, मास के लिए इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया को डालना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा, और जो एक ऐसी इक्वेशन लगाएंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, उसमें इनिशियल प्रेशर को भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा। तो इसमें आसान रहेगा अगर हम प्रेशर की यूनिट, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करो जरा इसको, इन प्रॉब्लम्स हैविंग मर्करी कॉलम, नोट करो उसको, इन प्रॉब्लम हैविंग मर्करी कॉलम वी शुड टेक प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, we should take pressure in centimeter of mercury to simplify calculations। उससे हमारे इक्वेशंस और कैलकुलेशंस सब सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैलकुलेशंस एंड इक्वेशंस, याद रखना इस बात को। जहां मर्करी कॉलम आ जाए क्वेश्चन में, समझ लेना उसमें यूनिट क्या लेनी है, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लेनी है। ठीक है, तो इसको अब मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन को हटा रहा हूँ यहाँ से। ये इक्वेशन ठीक है, लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, दोबारा डायग्राम बना लो, अगर चेंज करना है तो हम ऐसे करेंगे कि अपर चैम्बर में प्रेशर क्या है, P1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, लोअर चैम्बर में प्रेशर क्या है, P2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, इनिशियल प्रेशर क्या है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, सब जगह प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, सब जगह प्रेशर की यूनिट हो गई सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। क्या फायदा होगा इससे, अब आप ऐसा चलो, पॉइंट ए से बी तक आओ, पॉइंट ए पर जब आप खड़े हो तो प्रेशर क्या होगा, P1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो एट पॉइंट ए वी आर एक्सपीरियंसिंग प्रेशर क्रिएटेड बाय ए मर्करी कॉलम हुज हाइट इज P1 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम ए टू बी जाएंगे मर्करी में ही, कितना सेंटीमीटर से नीचे आएंगे, 10 सेंटीमीटर से। गोइंग फ्रॉम ए टू बी, प्रेशर राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो फिर कैसे इक्वेशन बनेगी, प्रेशर एट ए प्लस राइज इन प्रेशर इक्वल टू प्रेशर एट बी। ऐसे सोचो इक्वेशन को, प्रेशर एट ए प्लस राइज इन प्रेशर इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब प्रेशर एट ए क्या है, प्रेशर एट ए है P1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और प्रेशर एट बी क्या है, P2 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो फिर ये राइजिंग प्रेशर भी तो सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में ही लेना चाहिए हमें, ये जो इंक्रीज इन प्रेशर ये भी सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में लेना चाहिए। कितना सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इस प्रेशर को क्रिएट करेगा जितना राइज हुआ है, 10 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम ही तो है वो। तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो बहुत सिंपल हो जाएगी, P1 प्लस 10 इक्वल टू P2, ये इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे आ जाएगी इक्वेशन। इस इक्वेशन में कोई ऐसे कंफ्यूज ना हो कि ये प्रेशर है और ये दोनों तो प्रेशर हैं और वो लेंथ है, तो प्रेशर में लेंथ ऐड कर रहे हैं हम, नहीं, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी यूनिट सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है, तो इसकी यूनिट भी क्या है, ये किस कॉलम की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, किस लिक्विड का कॉलम है ये 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का मर्करी कॉलम है, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है, ये तीनों सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हैं, ये इसमें हमें एडवांटेज हुआ है, इसलिए हम सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लेते हैं। सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लेने से क्या होता है, मर्करी कॉलम में जितना ट्रेवल करोगे ना आप, मर्करी कॉलम की लेंथ सीधा प्रेशर में एड सब्ट्रैक्ट होती रहेगी, सीधा प्रेशर में ही एड सब्ट्रैक्ट होती रहेगी। और अब हम
P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा देंगे। इन अपर चैम्बर में क्या होगा, इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। लोअर चैम्बर में क्या होगा, इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 दोनों में लगाया है, देखो क्या अप्लाई किया है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल प्रेशर याद है ना, दोनों में P नॉट था। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने A ले लिया, लेट A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब। तो वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ कितना वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर 45 सेंटीमीटर लेंथ है और A एरिया है, तो 45 इंटू एरिया वॉल्यूम हो गया। तो ये हमारा इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कितनी लेंथ है फाइनली, ये मार्क कर देते हैं। अगर x सेंटीमीटर से शिफ्ट होगा, लिखा है ना बाय x, तो ये वाली लेंथ 45 प्लस x हो जाएगी, और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 माइनस x। देखो x सेंटीमीटर से नीचे आया ना, पहले 45 सेंटीमीटर पर था, x से नीचे आया तो 45 प्लस x हो गया अपर चैम्बर में, और नीचे वाली लेंथ कम हो गई है x से, तो 45 माइनस x हो गई है। तो क्या वॉल्यूम है इस टाइम, 45 प्लस x इंटू एरिया। इसका क्या वॉल्यूम है इस टाइम, इस एयर चैम्बर का 45 माइनस x इंटू एरिया, डिक्रीज हो गया ना वॉल्यूम। तो इनिशियल PV इक्वल टू फाइनल PV, इनिशियल PV इक्वल टू फाइनल PV। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस हो गई हैं। हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन और ये हमारी थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से P1 P2 की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डाल देंगे। तो ये बनेगा अब 45 इंटू 76, यहाँ भी तो वही यूनिट डालेंगे ना प्रेशर की, अपॉन 45 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 45 इंटू 76 अपॉन 45 माइनस x। तो यहाँ से अब x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्वियसली थोड़ी सी क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, तो चिंता मत करो, एग्जाम में बहुत गंदी कैलकुलेशन नहीं आती है। तो मर्करी कॉलम कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया, ये आ जाएगा यहाँ से, ये है इसका सॉल्यूशन। रिवाइज करो, टेम्परेचर कांस्टेंट मान के क्वेश्चन करेंगे तभी ये क्वेश्चन होगा, वरना इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो बाकी तो वही है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, सिर्फ वही समझने वाली बात थी कि प्रेशर की यूनिट सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लेनी है। मर्करी कॉलम आ गया तो पॉइंट ए पर जो आदमी खड़ा होगा, देखो पॉइंट ए पर जो आदमी खड़ा होगा उसको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे सिर के ऊपर P1 सेंटीमीटर हाइट का मर्करी कॉलम प्रेशर लगा रहा है, उसको ऐसी फीलिंग आ रही होगी। तो जब वो 10 सेंटीमीटर से नीचे जाएगा तो उसकी फीलिंग 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी। जो फीलिंग 45 सेंटीमीटर P1 सेंटीमीटर का की हो रही थी कॉलम की, वो P1 प्लस 10 सेंटीमीटर की फीलिंग हो जाएगी। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ P1 प्लस 10 हो जाएगा। इस तरह विजुलाइज करना है। हाँ अमित, पूछना लोगों से, समझ में आया क्या ये एग्जाम्पल, पोल करना। पॉइंट ए पर जो आदमी खड़ा है उसको P1 सेंटीमीटर हाइट का मर्करी कॉलम दबाता हुआ फील हो रहा है। तो जब वो 10 सेंटीमीटर और नीचे जाएगा तो उसको कितना बड़ा मर्करी कॉलम अपने ऊपर फील होने लग जाएगा, P1 प्लस 10 का। P1 तो उसको पहले ही फील हो रहा था, मर्करी कॉलम दबा रहा है मुझे, अब 10 सेंटीमीटर और दबाने लग जाएगा, तो P1 प्लस 10 सेंटीमीटर का प्रेशर हो जाएगा लोअर चैम्बर में। ये इक्वेशन सीधा ऐसे समझना है, P1 प्लस 10 इक्वल टू P2। ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर करना और अपने आप से प्रैक्टिस करना इन एग्जांपल्स। सब मॉड्यूल के ही हैं अभी, तो ये वर्कबुक से एक लेके आए, इसको करो। चलो इसको करके छुट्टी कर देंगे, इसको कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना रखेंगे, फिर होमवर्क वगैरह बताएंगे क्या करना है। होमवर्क सुन के जाना, एकदम मत भाग जाना। पूरा 1 वीक की बात है ये, 1 वीक बाद क्लास होगी फिजिक्स की अब।
कोई नहीं भागेगा जल्दी में, होमवर्क सुने बगैर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, विजुलाइज करो। नैरो देखो, एग्जाम के हिसाब से चलते हैं, ये ट्रेनिंग हो रही है एग्जाम में कैसे करना होता है। पढ़ना शुरू किया। नैरो सिलिंड्रिकल ट्यूब 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओपन एट बोथ एंड, इज हाफ इमर्स्ड इन मर्करी। ठीक है, बनाया, जल्दी से ऐसे बनाया। आधी मर्करी के अंदर है, आधी मर्करी के बाहर है। 40 सेंटीमीटर इधर है, 40 सेंटीमीटर मर्करी में है। जल्दी जल्दी ऐसे बना लिया, मर्करी है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ओपन एट बोथ एंड, टॉप ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड। ट्यूब का जो टॉप था वो क्लोज कर दिया। अब ये लगा दिया ढक्कन इसके ऊपर, इसको कर दिया क्लोज्ड। क्लोज करने से क्या हुआ? क्लोज करने से एयर ट्रैप हो गई कितने वॉल्यूम में? 40 सेंटीमीटर इंटू एरिया, इतने वॉल्यूम में एयर को एनक्लोज कर लिया। क्लोज करने का पर्पज यही था कि एयर को एनक्लोज कर लिया। फिर क्या किया? बंद करके टेकन आउट ऑफ एचजी। आधा आधा सेंटेंस पढ़ रहा हूं मैं। देन द टॉप इज क्लोज्ड, मैंने डायग्राम बनाया। टेकन आउट ऑफ एचजी, फिर डायग्राम बना रहा हूँ। अब ले लिया मरकरी से बाहर, मरकरी का काम खत्म हो। यहाँ से ये है क्लोज्ड। ठीक है, तो क्या बोला कि कॉलम ऑफ 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग रिमेन्स इन द ट्यूब। ट्यूब के अंदर जो मरकरी बचता है वो 22 सेंटीमीटर मरकरी बचता है ट्यूब में, बाकी निकल के बाहर गिर जाता है। ये बचता है। यहाँ एयर है। कौन सी एयर है यहाँ पर? एटमॉस्फेरिक एयर है यहाँ पर। ये हुआ तो अंदर जो एयर थी, जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ 40 सेंटीमीटर था ना मरकरी का, यहाँ तक 40 सेंटीमीटर था, बाहर निकालेंगे तो 18 सेंटीमीटर मरकरी तो गिर गया नीचे। 18 सेंटीमीटर मरकरी तो गिर गया, इसमें से 22 रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? मार्क कर दो। टोटल लेंथ 80 थी, ध्यान रखना। टोटल लेंथ क्या थी? 80। तो 80 माइनस 22 करूंगा तो क्या आएगा बताओ? तो ये 58 आएगा। 58 सेंटीमीटर एयर कॉलम की लेंथ हो गई। अब तो इस एयर कॉलम के साथ क्या हुआ? ये पहले 40 सेंटीमीटर था, अब इसको कर दिया गया 58। द एयर ट्रैप्ड इन अपर पार्ट, अपर पार्ट में जो एयर थी उसका एक्सपेंशन हो गया है। एक्सपेंड्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू 40 इंटू एरिया टू फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू 58 इंटू एरिया। ऐसे एक्सपेंशन हो गया है। ड्यू टू एक्सपेंशन प्रेशर ड्रॉप्स। लास्ट क्वेश्चन है, पूरी एनर्जी से कंसंट्रेट करो। ड्यू टू एक्सपेंशन प्रेशर ड्रॉप्स, वॉल्यूम बढ़ गया ना, प्रेशर कम हो गया। वही टेम्परेचर कांस्टेंट रख के करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट मान के करना है। पीवी इक्वल टू पीवी से ही करना है। प्रेशर ड्रॉप हो गया, उस प्रेशर को पी ले लेते हैं। कितना होगा ये प्रेशर? अब बताओ। यहाँ तो नीचे एटमॉस्फेरिक एयर है, तो एटमॉस्फेरिक एयर से चलना शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर से चलना शुरू करते हैं और घुसते हैं एयर कॉलम के अंदर ऐसे। चलो बताओ कैसे होगा फिर? एटमॉस्फेरिक एयर से चले तो प्रेशर क्या हुआ? फाइनल प्रेशर ऑफ एयर, वहां पहुंचने के लिए क्या किया? पी एटमॉस्फेरिक से चलना शुरू किया। यहाँ थे हम, कितना प्रेशर था? पी एटमॉस्फेरिक। क्या रीडिंग थी प्रेशर में इंस्ट्रूमेंट की? पी एटमॉस्फेरिक। और ये क्या यूनिट है? सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है, ये अंडरस्टूड है इस क्वेश्चन में। तो कितना ऊपर गए हम? 22। 22 ऊपर जाने से प्रेशर कितने से डिक्रीज हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा 22 से। अब कई लोगों को अचानक ये थॉट आएगा कि आप एचरोजी करते थे पहले, तो रोजी क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया, एचरोजी करना है तो कर लो, लेकिन एचरोजी कर रहे हो तो इसको किसी यूनिट में लेना पड़ेगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते थे ना फिर हम। जब हम एचरोजी लेते थे प्रेशर का ड्रॉप ऊपर जाने से और नीचे जाने से प्लस एचरोजी लेते थे, तो वो यूनिट लेते थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेने से मेरी कैलकुलेशन बढ़ रही है, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लूंगा मैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेने से फायदा नहीं है। अब खाली मरकरी लेने से फायदा है। मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लेने से ये फायदा हो रहा है कि ये भी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में है, ये भी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में है, और ये भी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में है। सब यूनिट सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जब चलती है तो रोजी नहीं लगाना पड़ता। ऐसे याद कर लो, तुम सिर्फ ऐसे याद कर लो कि जब यूनिट सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर की लेनी होती है तो नीचे जाने से P प्लस एच हो जाता है और ऊपर जाने से P माइनस एच हो जाता है। रोजी गायब, वो यूनिट की वजह से गायब हो गया।
जब सेंटीमीटर ऑफ मर्करी यूनिट लेंगे तो प्रेशर नीचे जाने से P प्लस एच हो जाएगा, ऊपर जाने से P माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, मर्करी में ट्रेवल करेंगे तब। तो ये हमारा फाइनल प्रेशर आ गया। और इनिशियल प्रेशर क्या था? इनिशियल प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था, एटमॉस्फेरिक एयर को ही तो ट्रैप किया था, एटमॉस्फेरिक एयर को ही तो बंद कर लिया था हमने ढक्कन लगा के, तो इनिशियल प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक था। तो अब ये इक्वेशन लगा देते हैं, P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, ये इक्वेशन अब लगा देंगे। तो इनिशियल प्रेशर क्या था? P एटमॉस्फेरिक। इनिशियल वॉल्यूम क्या था? 40 इंटू एरिया। फाइनल प्रेशर क्या हो गया? P एटमॉस्फेरिक माइनस 22। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? 58 इंटू एरिया। ये इक्वेशन बन गया। तो 40 P एटमॉस्फेरिक इक्वल टू 58 P एटमॉस्फेरिक। ये तो समझ में आ रहा होगा कि इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए। कोई भी यूनिट हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी भी हो सकता है। दोनों तरफ वॉल्यूम का लीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि रेशो है ना, यूनिट इसमें कुछ भी हो सकती है। माइनस 22 इंटू 58। तो यहाँ से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू नून थी, वो निकालनी थी इस क्वेश्चन में। तो 22 इंटू 58 अपॉन 58 माइनस 40, तो ये सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। ठीक है अमित, पूछना लोगों से समझ में आया ये? अब नया फॉर्मूला बन गया है। मर्करी में जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर में प्लस एच हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो माइनस एच हो जाएगा। एच रोजी नहीं, एच हो जाएगा। अगर P भी सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में है तो नीचे जाने से P प्लस एच, ऊपर जाने से P माइनस एच। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर गए थे तो P माइनस 22 हो गया इसलिए। ठीक है, तो अब देख लो क्या करना है होमवर्क, एक बात समझ लो, चलो देखो ध्यान से। अब एक ये काम करना है, ये हमारा मॉड्यूल है थर्मोडायनेमिक्स वाला। क्लास तो पहले करनी ही होती है, उसको मत पूछा करो, उसको मत भूला करो। ये सारा हमें करना है, ये हमने किया है आज। ये सब CRMS वगैरह, मोनोटोमिक डायटोमिक गैस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये सब किया है, एग्जांपल्स हैं सारे, ये सारा करना है। ये मैं वहां रुकूंगा जहाँ रुकना होगा तुम्हें, तो ये हमें करते जाना है। गैस लॉज ये सब किया हुआ है, आज ही किया सब सारा। ये एग्जांपल्स यहीं से उठाया मैंने, इलस्ट्रेशन आज। ये मर्करी वाला क्वेश्चन आया, ये INE आ गया। ठीक है, तो INE तक करना है। पेज नंबर 11 है, ये यहाँ नोट कर लो, पेज नंबर 11 अप टू INE। ये आज का होमवर्क एक है, पेज नंबर 11 अप टू INE। क्या होमवर्क है आज का? अप टू INE पेज 11, पेज 1 to 11 पूरा करना है मॉड्यूल से। पहले तो क्लास करना है, वही जैसे बताया था, सारा क्लास को थॉरोली एकदम, थ्योरी वगैरह एग्जांपल सारे कर। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मिनिमम ये करना है कि सेक्शन 1 को कर लें, सेक्शन 1 टू बी डन नेक्स्ट क्लास के लिए। नोट करो, नेक्स्ट क्लास के लिए मिनिमम क्या करना है? सेक्शन 1 करना है। सेक्शन 1 में टॉपिक क्या है? सेक्शन 1 में टॉपिक है कैलोरीमेट्री। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से क्या करना है? कैलोरीमेट्री है सेक्शन 1 में। कैलोरीमेट्री सेक्शन 1, ये मिनिमम है, टू बी डन दिस वीक बाय योरसेल्फ। खुद करो उसको, बहुत आसान है। एक दो इलस्ट्रेशन मुश्किल लगेंगे, बाकी सब आसान लगेगा। ठीक है, वो सारा करना है। देखो इतना कहने के बाद भी कुछ लोग भाग गए होमवर्क सुने बगैर। कैलोरीमेट्री करना है सेक्शन 1 से, और आज की क्लास का सारा करके INE तक पेज नंबर 1 to 11 करना है। ये होमवर्क अगले ट्यूसडे तक करना है, और ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये टेस्ट के साथ भी आराम से हो सकता है। बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये आसान चीजें हैं सारी। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू भैया। ओके मित्र।